प्रश्न नंबर 1, पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकारीय लेखन पाठ से संबंधित यहाँ पे जो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मेनली जो आपको पाठ में यही बताया गया कि पत्रकारीय लेखन है क्या और उससे संबंधित अन्य जानकारियाँ। तो प्रश्न भी हमसे यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, पत्रकारीय लेखन जो है वो क्या होता है, या फिर आप क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं और सबका एक ही अर्थ है। या फिर और साथ ही इसके साथ एक प्रश्न जो है और भी जुड़ा हुआ है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो ये कि समाचार पत्रों व समाचार के अन्य माध्यमों के पत्रकार अपने पाठकों, श्रोताओं तथा दर्शकों, पाठकों मतलब जो पढ़ते हैं, श्रोता जो सिर्फ सुनते हैं, दर्शक जो देखने वाले भी होते हैं, तक तथ्यों तथा सूचनाओं यानी कोई भी डिटेल्ड जानकारी जो भी किसी विषय से संबंधित हमें पत्रकारिता के माध्यम से मिलती है, जिसमें तथ्य होते हैं, डिटेल्ड जानकारी होती है, आंकड़ों के साथ सूचनाएं होती हैं, उनको पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। तो पत्रकारीय लेखन क्या है? सीधी भाषा में जो हम बोल सकते हैं वो ये कि कोई इन्फो है आपके पास, उसको हम आपको आम जनता तक जो है पहुंचाना है। अब आम जनता तक वो न्यूज़ आपके पास चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंच रहा हो, चाहे टीवी के माध्यम से पहुंच रहा हो, चाहे रेडियो के माध्यम से पहुंच रहा हो, या फिर नेट के माध्यम से पहुंच रहा हो। अब ये कुछ रिनोन तरीके हैं जिसकी माध्यम से हमारे पास आज की डेट में न्यूज़ पहुंचती है, जिसमें से वेल नोन जो है वो ये है, नेट के माध्यम से आप गूगल करते हैं आपको चीज़ें मिलती हैं। रेडियो लीस्ट हो चुका है, उसके बाद टीवी, न्यूज़पेपर भी। तो ये सारे यूज़ में प्रॉपर आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आजकल लोग जो है ज़्यादा नेट पर सर्च करके ही जो अपनी न्यूज़ जो है वो ले लेते हैं। और इन सबका क्या काम होता है? जो इन्फोज हैं यानी कि जो भी देश से संबंधित जानकारी है, क्रियाकलाप है, क्रियाविधि है, या फिर कुछ भी XYZ जो भी जानकारी है, चाहे आप कह दीजिए कि पॉलिटिकल न्यूज़ हो, या फिर आप स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, इकोनॉमिकल न्यूज़ हो, कुछ भी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाना होता है, उसे कहते हैं पत्रकारीय लेखन। वो जो रिटन रूप में आपको मिले वो लेखन है। तो पत्रकारीय लेखन क्या है? जिसके माध्यम से हमें सूचनाएं जो हैं हम पाठकों तक, श्रोताओं तक और दर्शकों तक पूरे तथ्यों के साथ और सूचनाओं के साथ पहुंचाया जाता है, तो वो पत्रकारीय लेखन है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार ये किसी समाचार संस्था में कार्य करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। वेतनभोगी जिसको वेतन के आधार पर रखा जाता है, जिसको मंथली आप बोलेंगे इनकम होती है, उस बेसिस पर काम करने वाला व्यक्ति। और अंशकालिक जो आप बोल सकते हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ही जो काम करने वाले होते हैं। अंशकालिक यानी किसी थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो होते हैं, इसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। याद रखें, अंशकालिक पत्रकार और इनको स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। यह पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाला कर्मचारी होता है, यानी एक फिक्स टाइमिंग होती है या फिर फिक्स स्केड्यूल होता है इसका, जो भी उसी पर ही काम करता है। ये हमेशा आप देखते हैं ना, एक जगह जॉब करते हैं तो आप वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, तो आप रिटायरमेंट तक का आप वहाँ पर जॉब करेंगे। तो ये उस तरीके का नहीं है, ये उस तरीके का है, और यहाँ पर आप कुछ समय के लिए सिर्फ काम करते हैं। तीसरा, फ्रीलांसर अर्थात स्वतंत्र। फ्रीलांसर मतलब स्वतंत्र रूप से आप अपने लेवल पर काम करते हैं। ऐसे पत्रकार का संबंध किसी विशेष समाचार संस्था या संगठन से नहीं होता, बल्कि ये अलग अलग अखबारों के लिए भुगतान के आधार पर लिखते हैं। यानी फ्रीलांसर जो होते हैं वो आप जानते ही हैं कि ये किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते हैं, ये किसी संस्था या संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि ये इनको पेमेंट जिस बेसिस पर होती है उस बेसिस पर इनका काम होता है। तो फ्रीलांसिंग जो होती है वो है ये। तो ये हो गया हमारा पत्रकारीय लेखन और उसके प्रकार। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक पत्रकार के लेखन की जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए। याद रखिए कि जो भी आप हमने जो आपके सिलेबस में शामिल है कि कहानी और नाटक से संबंधित जो पार्ट है, जिससे संबंधित हम प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको भी आप एक बार जरूर चैनल पर विजिट करें और देखें, और उससे संबंधित चैप्टर को भी पढ़ें, और क्वेश्चन आंसर जो हमने आपको करवाए हैं वो भी देखें, आपको बहुत हेल्प करेगा।
तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाषा शैली की। एक कॉमन बात याद रखें कि जब भी किसी भी बात की आप न्यूज़पेपर की बात हो रही है, कहानी, नाटक, आप किताबों में कितना भी कठिन लिख सकते हैं, कविताएं, कहानी, लेखन, ये सब, लेकिन जो चीज़ें पाठकों तक पहुँचानी होती हैं, यानी पब्लिकली आपको लोगों के सामने रखनी होती है, उसकी भाषा हमेशा हमें सरल, सहज, या फिर वो कनेक्ट कर सके उस, आप देखेंगे हमने कई कहानियाँ पढ़ी होंगी जहाँ पर मान लीजिए आप यूपी से संबंधित कोई कहानी चल रही है, तो भोजपुरी का प्रयोग करके वो लोगों को कनेक्ट करेंगे और वो लोग कनेक्ट भी बहुत इजी होंगे, क्योंकि वो फील कर पाएंगे कि हाँ ये भोजपुरी स्टोरी चल रही है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर यूपी से संबंधित एक कनेक्ट लोग ले पाएंगे। तो इस तरीके से हमें पाठकों तक पहुंचना है, पाठक हमारे साथ बने रहें, आपकी लिखी हुई चीज़ें लोग पढ़ें, सुने या फिर देखें। इसके लिए हम जिस स्टोरी लाइन को लेकर चल रहे हैं, उस स्टोरी लाइन में लोगों का जो भी जिस तरह के लोगों से संबंधित वो कहानी है, हमें भाषा का इस्तेमाल भी वैसे ही करना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। तो इसलिए भाषा शैली जब भी आए तो आप सरल सहज की बात लिखें जो पाठक जो है उसे कैच कर सके आसानी से। तो एक पत्रकार को अखबार आदि में लिखते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिख रहा है, यानी किसी एक आदमी के लिए नहीं लिख रहा है, वो हर ग्रुप के लिए लिख रहा है, हर वर्ग समूह के लोगों के लिए लिख रहा है। जहाँ पर आपको कम पढ़ा लिखा भी मिलेगा और बहुत हाई लेवल का पढ़ा लिखा भी व्यक्ति मिलेगा, तो हमें हाई लेवल वाले को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि बहुत ही कम स्तर वाले व्यक्ति को, जिसको जानकारी कम है, जो कम पढ़ सकता है या धीरे पढ़ सकता है या बड़े शब्दों को नहीं पढ़ सकता, उनको ध्यान में रखते हुए लिखना पड़ता है, ताकि हर स्तर का आदमी जो है आपकी इंफॉर्मेशन को ले सके, पढ़ सके, समझ सके और आपकी चीज़ों से जुड़ सके। तो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिख रहे हम, बल्कि विशाल जन समुदाय, यानी कि बहुत बड़े ग्रुप के लिए हम लिख रहे हैं, जिसमें हर तरीके का व्यक्ति शामिल हो के लिए लिख रहा होता है, जिसमें एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी शामिल हों। इसलिए उसकी लेखन शैली और भाषा जो है वो हमेशा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति जो है उसे सरलता से, यानी कि आसानी से समझ सके। वाक्य जो है वो छोटे होने चाहिए, ये भी जो है बेसिक पॉइंट है, इसको भी याद रखें आप, जैसे कि सरल सहज होना जरूरी है, वाक्य छोटे होने चाहिए और उसके बाद सहज होने चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए क्लिष्ट यानी कि कठिन, अब आप यहाँ पर अपना जो एजुकेशन लेवल है यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते हैं कि हम बहुत टफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पाठकों तक पहुंचाना है, इसलिए हमें चीज़ें सरल सहज रखनी है, वाक्य छोटे रखने हैं, जिससे कि हर एक व्यक्ति उस चीज़ को पढ़ सके और समझ भी सके। तो भाषा को प्रभावी बनाने के लिए क्लिष्ट शब्दावली के प्रयोग तथा शब्दों के दोहराव, यानी किसी शब्द को बार बार दोहराने से बचना चाहिए, अन्यथा भाषा जो है बोझिल हो जाएगी। लोग जो है बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको चीज़ें जो है डिस्कनेक्ट कर देती हैं। तो इसलिए हमें भाषा के बार बार किसी शब्द के बार बार प्रयोग से, दोहराव से बचना चाहिए और कठिन शब्दावली से बचना चाहिए। पत्रकारीय लेखन में भाषा के अलंकृत यानी अलंकारिक जो भाषा है उसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। संस्कृत निष्ठ, जिसको आप बोलेंगे तत्सम शब्द जो होते हैं, जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द, हमें उन शब्दों से बचना चाहिए। आप देखते हैं कि बहुत जो बड़े बड़े कवि हैं, लेखक है, वो कठिन शब्दों कुछ प्रयोग कर लेते हैं। आप अपने ही सिलेबस में देखिए, जो भी कहानी और या फिर सिलेबस में शामिल जो भी चैप्टर हैं, उसमें एक दो शब्द आपको कुछ ऐसे मिलेंगे बहुत टफ होंगे, आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको समझाने के लिए टीचर्स हैं, आप समझ ले रहे हैं, लेकिन वही चीज़ अगर एक सामान्य जन के पास पहुँचता है, उसको समझाने वाला नहीं है, तो वो चीज़ें वहाँ पर उससे डिस्कनेक्ट करेंगी, वो उसे छोड़ देगा, नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए हमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही संस्कृत निष्ठ, उसके रूप में स्थान पर जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो हमने इस उत्तर में पढ़ा है वो हमारे पास एक बेसिक पॉइंट है। जहाँ पे भी किसी भाषा शैली का प्रयोग हमें पूछा जाए, जो हम जिस चीज़ को पाठकों तक पहुँचाना होता है, उसमें हमेशा सरलता, सहजता, वाक्य छोटे हों, क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग ना हो, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग ना हो, अलंकृत ना हो, शब्दों का दोहराव ना हो, ये एक बेसिक है। आप इस उत्तर को भी लिखेंगे, आपको पूरा आपका उत्तर जो है सही माना जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लें।
प्रश्न नंबर 3, समाचार लेखन से क्या अभिप्राय है? समाचार लेखन की महत्वपूर्ण शैली कौन सी होती है? अब समाचार लेखन क्या होता है और उसके बाद उसकी जो शैली है वो क्या होती है? समाचार को लिखकर प्रस्तुत करने का जो ढंग है वो समाचार लेखन कहलाता है। अब हमारे पास कोई समाचार है, न्यूज़ है हमारे पास, अब उसको हम लिखकर प्रस्तुत करेंगे तो वो समाचार लेखन हो गया। यह एक विशिष्ट कला होती है, ये एक बहुत स्पेशल, जो आप कह सकते हैं कि आपकी एक कला है, जो ये स्पेशल है बहुत, इसमें जो है किसी भी घटना को, समस्या को या फिर महत्वपूर्ण वैचारिक तथ्य को, वैचारिक आपके विचारों को जो तथ्यों के साथ पेश किए जाएं, सूचना को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना की जानकारी दी जाती है। यानी पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानकारी दे देनी है, फिर लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, स्टेप है आपके पास, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले ही आ जानी चाहिए, फिर लेस इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है। फिर लिखने की जो 2 शैलियाँ होती है, सीधा पिरामिड जो कि कथात्मक लेखन तथा उल्टा पिरामिड समाचार लेखन शैली। एक सीधा पिरामिड शैली है जो कथात्मक लेखन होती है और उल्टा पिरामिड शैली जो है वो समाचार लेखन शैली के लिए है। तो ये हमारे पास 2 तरीके हैं, सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड। पाठ में इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा, जरूर पाठ को पढ़ें, इसीलिए आपको बाबा पाठ पढ़ के समझने की पहले कोशिश करनी होनी चाहिए। फिर जब आप पाठ को समझ जाएं, चाहे आपको 2 टाइम्स भी आपको वो पाठ पढ़ने की जरूरत पड़े, तो आप पाठ को जरूर समझें। इससे क्या होगा कि आप सेकंड टाइम भी जो इन्वेस्ट कर रहे होंगे पाठ को पढ़ने में और समझने में, उससे भी कम समय जो है आपको क्वेश्चन आंसर कवर करने में लगेंगे। और अगर आप बिना समझे पाठ को क्वेश्चन आंसर कवर करने आएंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अतः स्पष्ट है कि समाचार लेखन की जो महत्वपूर्ण शैली है उल्टा पिरामिड शैली होती है। ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। जो बेसिक चीज़ है वो यही है, उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन को लिखने की। कथात्मक लेखन शैली के विपरीत होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना जो है अर्थात क्लाइमेक्स के सबसे ऊपर लिखा जाता है। आप यूजुअली देखेंगे चीज़ें जो है पूरी हो जाती है, देन क्लाइमेक्स आता है। और उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके से जाती है, इसलिए ये उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है। आप देखेंगे कि चीज़ों को की जानकारी दी जाएगी, डिटेल आएगा, डिटेल पूरा डिटेल करते करते फिर कंक्लूजन पे आएगा, देन आपको क्लाइमेक्स दिखाया जाएगा। जो उल्टा पिरामिड शैली है उसका पूरा का पूरा जो आप बोलेंगे कि स्केड्यूल ही ऐसा बनाया गया कि पहले ही क्लाइमेक्स आ जाएगा और उसके बाद मतलब आप ये पहला स्टेप ये हो जाएगा, देन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है, जो कि समाचार लेखन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से समाचार लेखन ये है, और इसके लिखने की जो है यहाँ पर समाचार लेखन की जो 2 महत्वपूर्ण शैली है, सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए उल्टा पिरामिड शैली है, वो मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, समाचार लेखन के प्रकारों पर विचार कीजिए। समाचार लेखन के जो प्रकार हैं हमें वो बताना है। समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है। समाचार लेखन क्या है? समाचार हमारे पास जो भी है उसको बेहतरीन तरीके से लिखकर फिर उसको पेश करना जो है वो समाचार लेखन है। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है। समाचार जो है सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होता है, यानी उसमें सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है और डाटाज होते हैं, तथ्य होते हैं। क्योंकि इनका सीधा संबंध जो है जनमत से है, यानी जनता से होता है इसका सीधा संबंध, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब समाचार लेखन के प्रकार, इसके 2 प्रकार हैं, विलोम स्तूपी पद्धति और दूसरा ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति। अब हमने पाठ में जो है 6 ककार पढ़े हैं, आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी, वो भी आप देखेंगे, इसलिए पाठ जरूर पढ़ें एक बार। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको विलोम यानी कि उल्टा, ऊर्ध्व आप देखेंगे जो ये पद्धति है, यूजली लोग इस तरीके की पद्धति में काम करते हैं, लेकिन जो ये पद्धति है वो स्पेशल है, विलोम स्तूपी पद्धति। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन से तत्व कारक थे। अब आप ये सोचेंगे, आप इनका रट्टा लगाएंगे जब, तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे, पहले कौन सा था, क्या होगा, कितने हैं ये पॉइंट्स, और आप भूलते जाएंगे। अब आप एक बार ये सोचिए, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो आप उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को पूरा अपडेट तभी कर पाते जब इन सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाए। मान लीजिए कि आप यहाँ पर ले लेते हैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो
अच्छा खासा जो उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बमबारी हुई है, किस तरीके से यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है, जो भी है। अब आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आपको ये पता लग गया, आपके पास सूचना है रूस यूक्रेन की लड़ाई, या फिर युद्ध। तो आप के पास जब ये न्यूज़ है तो आप ईगरली पूछेंगे क्या हुआ था, कहाँ हो रहा है ये सब, कब हुआ ये सब, कब से शुरू हो रहा है, कैसे हुआ और क्यों हो रहा है आखिर इन लोगों के बीच में ये सब चीज़ें, फिर कौन से तत्व है, मतलब क्या क्या कारण क्या था जो ये लोग लड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, आपने यूजुअली ये क्वेश्चन आप खुद पूछते ही हैं, और ये चीज़ हम यहाँ पर आपको एक किताबी भाषा में बता रहे हैं, तो आप इसको रट्टे लगाने लग जाते हैं। अब आप समझेंगे, देन आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको ना तो स्टेप भूलेंगे और ना ही आप परेशान होंगे। और यही चीज़ जो है जब उलट कर इस तरीके से पेश होती है तो ये इस फॉर्म में आप देखिए। फिर महत्वपूर्ण कारक कौन थे, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, फिर उसका चरमोत्कर्ष की क्या हुआ, तो ये ऊर्ध्वस्तूपी पद्धति हो गई। अब आप देखेंगे कोई भी आप 2-3 टॉपिक ले लीजिए और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आप खुद से करिए कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आपको खुद से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये विलोम स्तूपी पद्धति है और ये ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति है। इनके बारे में जान लेते हैं। विलोम जिसका मतलब ही उल्टा होता है, तो आप इसी को बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली, जो कि आपको पुस्तकों में आपकी जो बुक्स है उसमें यही नाम मिलेगा। ये थोड़ा कम यूज़ किया जाता है नाम, लेकिन आप इसको भी पढ़ लें, क्योंकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और मतलब दोनों का एक ही है। उल्टा पिरामिड, पिरामिड को स्तूप, स्तूप पिरामिड, और विलोम का मतलब उल्टा और उल्टा का मतलब विलोम, दोनों एक ही चीज़ें, थोड़े से दोनों के लिए शब्द जो है यहाँ पे अपडेट हो गए, एक ही बात है। तो विलोम स्तूपी पद्धति हो या फिर उल्टा पिरामिड शैली, इस पद्धति में समाचार लिखते हुए उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में ही दे दिया जाता है, तथा घटनाक्रम यानी जो घटना की डिटेल है उसकी व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। पहले ही बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये ऐसे ऐसे हुआ है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, फिर इसके बाद में सारी जानकारी दी जाती है। और ऊर्ध्व स्तूपी में क्या होता है कि पहले ही समाचार की डिटेल स्टेप बाय दी जाती है, देन कंक्लूजन बताया जाएगा। तो प्रायः समाचार विलोम स्तूपी पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, यानी कि जो हमें न्यूज़ मिलती है वो विलोम स्तूपी यानी कि उल्टा पिरामिड शैली में ही मिलती है, क्योंकि ऊर्ध्व स्तूपी पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के क्रम में तथ्यों का संकेत दिया जाता है, क्योंकि पाठक जो है घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है। यानी कि जो पाठक है वो इतना ईगरली उसको पढ़ता है, उसको पहले ही ये जानना होता है कि आखिर हुआ क्या है, तो इसलिए हमें न्यूज़पेपर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग करना पड़ता है। अगर पाठक को इस पद्धति में न्यूज़ दी जाएगी तो वो आपके न्यूज़ का जो ये सेक्शन है वो जाके वो यही पढ़ेगा, ये तो पढ़ेगा ही नहीं। और जब आप उसको शुरू में ही कंक्लूजन बता देंगे, देन वो बड़े ही रिलैक्स होकर सारी न्यूज़ पढ़ेगा। तो इसलिए जो न्यूज़पेपर है उसमें हमेशा जो है वो विलोम स्तूपी पद्धति या फिर आप कह लीजिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। इसलिए मैं पूरे ब्यौरे को पढ़ने में रुचि नहीं लेता और इसलिए इसका कम प्रयोग होता है और इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 5, समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है। जो 6 ककार हैं उसका क्या मतलब है। 6 ककारों का मतलब होता है कि आपसे जब पूछा जाए कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ये सारी चीज़ें जो है ये ककार हैं। ककार यानी ये का से शुरू होने वाले सारे प्रश्न हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है ककार, और ये 6 हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बन गई 6 ककार, जिसके जरिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पूरी डिटेल में जान जाते हैं। तो 6 ककार ये हो गए। समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है। किसी भी समाचार को लिखते समय उसमें कुछ मूलभूत सवाल होते हैं। संख्या में मुख्यतः 6 होने के कारण इन्हें 6 ककार कहा जाता है। किसी भी घटना, समस्या या विचार से संबंधित तथ्यों या जानकारी को लिखते समय इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। और ये 6 ककार इस प्रकार हैं: क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे। कौन इसमें रह गया है, ऐड कर लेते हैं हम। और ये जो है ये 6 ककार हो गए। क्या अर्थात क्या घटित हुआ, क्या घटना घटी। कब अर्थात कब घटित हुआ, घटना कब घटी। कहाँ अर्थात कहाँ घटित हुआ,
घटना कहाँ अर्थात किस स्थान पर घटी, कौन अर्थात घटना स्थल पर कौन था, घटना किसके साथ घटित हुई, क्यों अर्थात क्यों घटित हुई, घटना क्यों घटी, कैसे अर्थात कैसे घटित हुई और घटना कैसे घटी। और इस तरीके के प्रश्न हम इनसे पूछते हैं, जो का शब्द से शुरू होकर सारे प्रश्न बनते हैं, इस वजह से ये 6 ककार हो कहलाते हैं। बहुत इजी चीज़ है और ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर एक बार समझ ले, बिल्कुल बहुत ही आसान सी चीज़ है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने की प्रक्रिया क्या है? जो उल्टा पिरामिड शैली है उसका जो प्रक्रिया है उसमें समाचार कैसे लिखा जाता है, या फिर उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन किस प्रकार किया जाता है? समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के अंतर्गत लिखे गए समाचार को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उल्टा पिरामिड का मतलब ही हो गया ये उल्टा पिरामिड हो गया, जिसमें हम पहले ही आपको चरमोत्कर्ष बता देंगे ताकि जो पाठक है वो बहुत ही रिलैक्स हो जाए और उसके बाद ये सारी डिटेल यहाँ पर पढ़े। तो ये उल्टा पिरामिड शैली हो गया। अब हमें यहाँ पर 3 भागों में देखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली में आपको 3 मोटी मोटी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी जो ऐड की जाती है। पहला होता है इंट्रो या मुखड़ा। इंट्रो सबको पता है, इंट्रो में क्या होगा, कोई बात होगी, जो भी न्यूज़ दी जा रही है उसका इंट्रो, उसकी जानकारी होगी। समाचार अथवा खबरें एक जैसी एक विशेष शैली में लिखी जाती हैं जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों, सूचनाओं एवं जानकारी को सबसे पहले अर्थात प्रारंभ के अनुच्छेद में ही लिखा जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जो तथ्य, सूचना और जानकारी है उसमें बता दी जाती है। इस प्रकार प्रथम पैराग्राफ में दी जा रही जानकारी को इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है। इंट्रो में समाचार के संबंध में क्या, कहाँ, कब और कौन, ये सारे प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट होता है बॉडी या कलेवर, यानी मेन जो पार्ट है, बॉडी पार्ट आप कहेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। समाचार के बाद दूसरे पैराग्राफ में कम महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दी जाएगी। सूचना तथा तथ्यों को बताया जाता है, इसे बॉडी या समाचार का कलेवर, बॉडी ऑफ द स्टोरी कहा जाता है। समाचार के इस भाग में 6 ककारों में से 2 ककारों क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। यानी हमारे पास 6 ककार होते हैं। जो बॉडी या कलेवर होता है उसमें 2 ककार जो होते हैं क्यों और कैसे का प्रयोग किया जाता है। बाकी के 4 जो है वो शुरू फर्स्ट स्टेप में ही पूरे कर दिए जाते हैं। तीसरे में आपको कंक्लूजन यानी समापन, समाचार का समापन करते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि न केवल उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता यानी कॉन्टिन्यूटी बनी होनी चाहिए। समाचार में तथ्यों तथा उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उससे पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके। यानी कि ऐसा ना हो कि आपकी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन अधूरी रह जाए और पाठक आप पर सवाल करने लग जाए। आपकी चीज़ें पूरी अप टू डेट होनी चाहिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपको पूरी डिटेल देनी चाहिए ताकि उस न्यूज़ को पढ़कर पाठक को संतुष्टि मिले और वो अपने कंक्लूजन जो है वो तैयार करने लग जाए। प्रश्न नंबर 7, समाचार लेखन के विभिन्न चरणों में से शीर्षक तथा स्रोत पर प्रकाश डालिए। समाचार लेखन के जो विभिन्न चरण हैं उसमें से शीर्षक और जो स्रोत पर प्रकाश डालना है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो समाचार लेखन में जो हम देखेंगे, आप हेडिंग होती है, मेन हेडिंग वो देखनी है और फिर जो सोर्स ऑफ न्यूज़ होती है वो बतानी है। शीर्षक समाचार लेखन करते हुए ही सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तभी जो पाठक होता है उस शीर्षक को देख के या फिर टाइटल को देख के ही भागता है उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए। शीर्षक में समाचार की जो मुख्य घटना है, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है, का सांकेतिक उल्लेख रहना चाहिए। यानी आपको उसका सिर्फ संकेत मात्र देना चाहिए जिससे कि पढ़ने के लिए पाठक उस पूरे पैराग्राफ को पढ़े, पूरे न्यूज़ को पढ़े, ना कि सिर्फ और सिर्फ वो टाइटल से आइडिया लगा ले और न्यूज़पेपर को पलट दे। तो इसलिए थोड़ा संकेत होना चाहिए, भड़काव होना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो ईगरली उसको पढ़ना चाहे। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का जो मूल भाव है वो बताए और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। तो उसके लिए जो जरूरी पॉइंट्स है वो ये कि शीर्षक जो है संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त यानी छोटा। ऑब्वियस सी बात है कि शीर्षक जो है वो कोई पैराग्राफ तो होता नहीं है। आपको शीर्षक में बहुत ही लेस वर्ड्स में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात
बतानी होती है जिससे कि पाठक जो है वो अट्रैक्ट हो सके और उसको पूरी न्यूज़ पढ़ने पर मजबूर कर सके। तो शीर्षक जो है संक्षिप्त होना चाहिए, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखना चाहिए, यानी पास्ट में नहीं लिखना चाहिए। हालांकि अब मान लीजिए कल जो घटित हुआ है अब वो आज के न्यूज़पेपर में हमें पढ़ने को मिलेगा, तो वो हो तो जाएगा पास्ट ही, लेकिन हम उसको पास्ट में नहीं लिख सकते, तो उसको पास्ट में हमें नहीं लिखना। तीसरा पॉइंट है, शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का दिया जाना चाहिए। जो बहुत ही प्रसिद्ध हो और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो उसके नाम के साथ ही शीर्षक को हमें देना चाहिए। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। जो शीर्षक है वो समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। मान लीजिए आपका जो घर है, अब जब आपका मेन गेट है वो खुलेगा तभी आप अंदर एंट्री लेंगे। वैसे ही न्यूज़पेपर है हमारे, उसकी जो मेन गेट क्या होगा वो टाइटल्स होंगे। जब आपके टाइटल्स अच्छे होंगे तभी आप जो है अब उसमें अपने न्यूज़पेपर में एंट्री दिला पाएंगे, किसकी, पाठकों की। तो शीर्षक जो होते हैं वो समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है, जिसको देखकर पढ़कर ही जो है वो पाठक जो है वो आपके न्यूज़पेपर में एंट्री लेता है और वो न्यूज़ को पढ़ना शुरू करता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ाती है, यानी शीर्षक जितना बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, लॉजिकल होगा और समाचार उतना ही अच्छा होगा आपका। जो स्रोत है वो शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, जैसे कि हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा या फिर व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा। तीसरा, समाचार प्रदाता एजेंसियां या फिर चौथा, समाचार ब्यूरो। स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। यानी कि ये जो सोर्स ऑफ जो न्यूज़ है वो किस व्यक्ति के माध्यम से, स्थान के माध्यम से है। अगर आप पूरी डिटेल देंगे तो व्यक्ति ज़्यादा कनेक्ट करता कि क्यों कई बार क्या होता है न्यूज़ जहाँ से आ रही होती है आसपास के लोग जो है कनेक्ट करते हैं, वो बहुत खुशी से बताते हैं आज हमारे वहाँ की न्यूज़ आई है, तो इस वजह से जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए इसका बताना जो है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, विश्वसनीय हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, समाचार लेखन के लिए आवश्यक तत्व जो है उनको बताना है। समाचार लेखन के लिए निम्न आवश्यक तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, समाचार लिखने से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है, यानी जो विषय है, जो समाचार है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके जो तथ्य हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है कि समाचार प्राप्त होने के बाद उससे संबंधित अनेक पक्षों एवं तथ्यों को समाहित, उसमें आने वाले जितने भी पक्ष हैं और तथ्य हैं, डिटेल्स है, जो डेटा है वो सारी चीज़ों का जो है उसकी समग्रता के साथ लिखना ही जरूरी होता है। समाचार लेखन में 4 सकारों का ध्यान रखना चाहिए। सकार, जैसे हमने 6 ककार पढ़े, वैसे ही यहाँ पे 4 सकार की बात हो रही है। सकार का मतलब कि वो 4 शब्द जो सा से शुरू होते हैं और वो सा से शुरू होने वाले जो 4 शब्द हैं वो किसी भी न्यूज़ को बेहतरीन बनाते हैं, जैसे कि सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सुरुचि। सत्यता का मतलब जो ट्रूथ हो, स्पष्ट मतलब जो क्लियर हो, संक्षिप्त मतलब जो छोटा हो, डिटेल जानकारी दे लेकिन बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में। सुरुचि यानी जो कि आपकी रुचि को जगाए। तो ये 4 सकार हो गए। सकार क्यों? क्योंकि ये सा से शुरू होने वाले 4 शब्द हैं जो किसी भी न्यूज़ को बेहतरीन बनाते हैं, वो 4 सकार होते हैं। तो समाचार सच्चाई पर आधारित होना चाहिए, समाचार अपने अर्थ को सरलता से समझा सके और समाचार को अति विस्तार से बचना चाहिए। समाचार की जो भाषा शैली एवं प्रस्तुति है वो रोचक होनी चाहिए, तो ये उसको ज़्यादा रोचक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाचार अनुच्छेदों में विभाजित होना चाहिए। आप देखेंगे पैराग्राफ में लिखे होते हैं न्यूज़, आप देखेंगे कभी भी एक साथ एक लाइन में ही लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको, पैराग्राफ मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद ना तो अधिक बड़े होने चाहिए और ना ही अति संक्षिप्त या फिर लघु होने चाहिए, ना तो बहुत बड़े और ना ही छोटे होने चाहिए। अनुच्छेद जो है मीडियम साइज के ही होने चाहिए। नेक्स्ट है, एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही आयाम या पक्ष होना चाहिए, एक ही बात करनी चाहिए एक अनुच्छेद में। अगले पॉइंट में, समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति, जो समाचार है उसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए, पुनरावृत्ति यानी दोहराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, समाचार की भाषा में सामासिकता का गुण विद्यमान होना चाहिए, तो भाषा जो है वो सामासिकता का गुण लिए हुए होना चाहिए। नेक्स्ट, समाचार लेखन में शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो बेफालतू के जो शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। सीधी सादी सी भाषा का प्रयोग करते हुए हमें संक्षिप्त रूप में अपनी बातों को क्लियर
फॉर्म में देना चाहिए। तो ये समाचार को बेहतर समाचार बनाती है। तो हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही समाचार लेखन के लिए जो ये आवश्यक तथ्य हैं वो समाचार को बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 9, विशेष रिपोर्ट किससे संबंधित या किस पर आधारित होती है तथा इसके कौन कौन से भेद या प्रकार होते हैं। विशेष रिपोर्ट के बारे में भी हमने पाठ में पढ़ा है कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है और ये किस पर बेसिस होती है और इसमें कौन कौन से भेद या प्रकार होते हैं। विशेष रिपोर्ट किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन, विश्लेषण तथा व्याख्या से संबंधित होती है। विशेष रिपोर्ट, अब विशेष का मतलब क्या हो जाए, बहुत स्पेशल हो, यानी आप उसके लिए अगर वो बहुत स्पेशल है तो आप उसके पीछे ज़्यादा मेहनत करेंगे। और ज़्यादा मेहनत किसी भी न्यूज़ के लिए क्या होती है, उसके डेटा को इकट्ठा करने के लिए अच्छी छानबीन, गहरी छानबीन, विश्लेषण किया जाएगा, व्याख्या तैयार की जाएगी, तो फिर वो तभी विशेष रिपोर्ट बन पाएगी। तो विशेष रिपोर्ट क्या है, जो किसी भी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन करे, विश्लेषण करे और फिर उसकी व्याख्या से संबंधित होती है। इसमें तथ्यों के विश्लेषण के माध्यम से उसके परिणामों, प्रभावों एवं कारणों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला जाता है। जब अच्छी खासी गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या कर दी जाती है तब उसके जो परिणाम, प्रभाव और कारण पता लगते हैं, उससे उस पर प्रकाश डाला जाता है। विशेष रिपोर्ट जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कैसे? खोजी या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होती है, पहली प्रकार जो है विशेष रिपोर्ट, और आप पहले ही देख चुके हैं विशेष रिपोर्ट के बारे में बताया गया कि इसके बारे में कि कोई भी विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसके बारे में अच्छी खासी खोजबीन की जाती है। तो एक हो गई खोजी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में रिपोर्टर उन सूचनाओं एवं तथ्यों को मौलिक शोध व छानबीन के माध्यम से सामने लाता है जो पहले सार्वजनिक यानी पब्लिक रूप से उपलब्ध नहीं थी, यानी जो पब्लिकली आगे सामने ना आ रही हो उसी को जो है, जब वो खोजी या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जो होता है वो उसको सामने लाता है सारी डिटेल के साथ, फिर वो खोजी रिपोर्टों का प्रयोग घोटालों, अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि को उजागर करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई घोटाला हो रहा है, अंदर ही अंदर कुछ पता नहीं लग रहा है, उसकी बहुत छानबीन की जाती है और वो कोई भी घोटाला जो है पब्लिकली तो होता नहीं है, वो छुपा हुआ काम होता है, उसके बारे में अच्छी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो उसकी सारी डिटेल सामने लेकर आना, उन घोटालों की जानकारी देना, पब्लिकली पेश कर देना उसे न्यूज़ के पेपर के माध्यम से, वो क्या हो गया, खोजी या फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। बहुत ईजी है, नाम है जैसा वैसे ही काम है। दूसरा है इन डेप्थ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं एवं आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाए। अब यहाँ पे पब्लिकली हमारे पास जानकारी है, पब्लिक है वो, और लेकिन वो कितनी सही है कितनी गलत है उसके लिए छानबीन की जाती है। यहाँ पर पब्लिक करने के लिए छानबीन की जाती है, और यहाँ पे पब्लिक जो है उसको चेक करने के लिए उसकी खोज की जाती है तथा उन पर आधारित घटनाओं, मुद्दों एवं समस्याओं से संबंधित पहलुओं को सामने लाया जाता है। तो इन डेप्थ, यानी इन डेप्थ आप देखेंगे कि ज़्यादा गहराई में उसके बारे में जानकारी लेना, यानी कि जो चीज़ पहले से पब्लिकली सामने है, अब वो कितना सही है कितना गलत है उसको चेक करके तब वो सामने लाना, वो इन डेप्थ रिपोर्ट हो गई। उसके बारे में भी खोज ही की जाएगी कि वो कितना सही है कितना गलत है, तो जब उसकी खोजबीन की जाती है तो वो इन डेप्थ रिपोर्ट हो गई। तीसरा है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विश्लेषण करना यानी कि चेक करना और जांच परख करना। इस रिपोर्ट के अंतर्गत किसी भी घटना या समस्या से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या की जाती है। तो कोई भी समस्या हो उससे संबंधित तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और उसकी फिर व्याख्या की जाती है। चौथा है विवरणात्मक रिपोर्ट, जो विवरण रिपोर्ट दे, यानी जो विवरण को पेश करे। इस रिपोर्ट के अंतर्गत किसी भी घटना या समस्या का विस्तृत, यानी उसको एक्सप्लेन किया जाता है विस्तृत रूप में, बहुत वाइड एक्सप्लेनेशन होती है जिसमें, और सूक्ष्म रूप से विवरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। समस्या को विस्तृत रूप में पूरा पेश किया जाता है और सूक्ष्म रूप में यानी कि संक्षिप्त रूप में उसको विवरण लिखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने इस पार्ट से संबंधित यहाँ पर 9 प्रश्न जो हैं आपके सामने दिए हैं, जो कि जिसमें बहुत हद तक जो है डिटेल्स हमने कवर की हैं। आप इनको पढ़ने समझने से पहले पार्ट को जरूर समझें, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आएंगी, तब आपको ये जो प्रश्न हमने किए हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देन जो है आप अच्छा एक प्रिपरेशन जो टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं वो हो पाएगा और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आप पार्ट को जरूर पढ़ें, देन आप इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ें, जो आपको बहुत हेल्प करेगा।